हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मोल अंश या इसे बोलते हैं हम मोल प्रवास। तो आज हम इसे एक बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ में सीखेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वो एग्जाम्पल अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, और आज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मोल प्रवास या मोल अंश होता क्या है। नाम से तो हर चीज़ डरावनी लगती है, एकदम से हमें पता नहीं चलता है कि ये है क्या, लेकिन जब हम इसको एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होता है। ठीक है, तो हमारे ये बिलियन चैप्टर का टॉपिक है। और मोल का मतलब मैंने आपको बताया था, किसी भी पदार्थ के जितने भी पदार्थ बिलियन हैं, जो हमारे बिलियन का के मोलों की कुछ संख्या होती है, बिलियन में मोल उपस्थित होते हैं। ठीक है, और उस मोल को हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था H2O। अगर किसी जल का भार आपको दे दिया जाए 10 ग्राम मान लो, और फिर इसका परमाणु भार या अणु भार निकालना होता है हमें, तो हाइड्रोजन का अणु भार 1 होता है और एक का 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएंगे, 1 × 2। और ऑक्सीजन का होता है 16, तो इन दोनों के जुड़ जाएंगे, ऑक्सीजन एक ही है तो इंटू 1, इसके 2 + 16 = 18, यानी कि इसका अणु भार या परमाणु भार 18 आया और जो भार दिया गया था वो 10 ग्राम था। तो यहाँ से जब हम मोल निकालते हैं, मोल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, भार बट्टे अणु भार, और यही क्या होता है, जैसे 10/18 लिखा हमने। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा मोलों की संख्या। ठीक है, ये मोल निकल आएंगे, तो ये मोल निकल आए। इसीलिए अब देखो, मोल प्रभाज या मोल अंश, अंश का मतलब होता है भाग, है ना। तो मोल का किसी बिलियन में किसी मोल का कितना भाग उपस्थित है, फिर से एक बार समझो कि मोल अंश, तो मोलों का अंश या भाग, किसी बिलियन में मोलों का कितना भाग उपस्थित है। तो अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखो, आपके पास एक ये बाउल है, इसमें मान लो चीनी प्लस पानी है, या नमक और पानी ले सकते हैं हम, 1 बिलियन है। ठीक है, तो ये मानो पानी है, ये पानी हो गया। इसमें हमने डाली चीनी के कण थे, ये डाल दिए। अब जब ये घुल जाएंगे इसमें, तो पूरे में बराबर हो जाएगा, पता नहीं चलेगा हमें चीनी कहाँ गई। ठीक है, तो अब इसमें हमें जल के कण कितने हैं या जल का अंश कितना है, जल का भाग कितना है और चीनी का भाग कितना है, इस चीज़ का पता लगाना है। और इसी चीज़ का आपको पता लग गया तो हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें चीनी का मोल अंश निकालना है, तो उसके लिए हम ये डेफिनेशन सीखते हैं और इसका फॉर्मूला सीखते हैं। ठीक है, तो ये निकालते कैसे हैं वो समझते हैं हम कि इसकी डेफिनेशन देखो, किसी मिश्रण में किसी एक घटक के मोलों की संख्या, इसमें कितने घटक थे, 2 घटक, एक चीनी और दूसरा घटक क्या है इसमें, पानी, ये 2 घटक हैं इसमें। ठीक है, इसके साथ में हम नमक भी ले सकते हैं, ये कोई क्लियर नहीं होता कि कितने घटक हैं। ठीक है, घटक कितने भी हो सकते हैं, नमक ले रहे हैं मान लो, लेकिन ये होगा तो बिलियन ही, तो बहुत सारे घटक हो सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या था, किसी एक घटक के मोल की संख्या या मोलों की संख्या का कुल मोलों की संख्या से अनुपात। जैसे हमने इसमें से एक चीनी को उठा लिया, चीनी उठाई, तो किसी एक घटक का कुल मोलों की संख्या के अनुपात से, यानी कि चीनी, पानी और नमक, इन सबकी मोलों की संख्या को मिक्स कर दें, यानी जोड़ दें। पूरा शरबत ले लें हम और एक तरफ ले लें चीनी, चीनी का निकालना है तो हमने मान लो ये चीनी ली, और अनुपात का मतलब होता है बट्टे की लाइन, यानी कि अंश बट्टे हर में रहता है। तो हमने क्या किया, किसी एक घटक के मोल की संख्या, तो चीनी के मोल की संख्या ये लिख जाएगी, और मोल की संख्या हम निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो और नीचे क्या है हमारे पास, अब फिर क्या है संख्या, फिर कुल मोल संख्या से अनुपात। तो कुल मोल संख्या यानी कि इन तीनों घटकों की मोलों की संख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चीनी प्लस पानी और प्लस नमक। अगर मान लो आपको, अब तो आप ही खुद बताएंगे कि कैसे होगा ये,
कि मानो पानी के, मैं पूछ रही हूँ कि आपसे पानी का मोल अंश बताइए, तो आप क्या करेंगे, पानी को ऊपर रहने देंगे, चीनी तो जब चीनी का नहीं पूछ रहे हैं तो चीनी हट जाएगी और पानी को हम ऊपर रहने देंगे और फिर नीचे सारे घटक के मोलों की संख्या आ जाएगी। एक बार फिर से डेफिनेशन के साथ मैच करते हैं कि किसी एक घटक के मोल की संख्या, तो जिसका हम मोल अंश निकाल रहे हैं उसी घटक के मोल की संख्या यहाँ ऊपर लिखनी है। फिर कुल मोल संख्या के अनुपात, अनुपात का मतलब ये बट्टे की लाइन हो गई, और कुल मोल की संख्या ये सारे घटकों का मोल हो गया। तो बताइए कि नमक का मोल अंश कैसे निकलेगा। हाँ, तो कैसे होगा, नमक ऊपर आ जाएगा और सभी घटक नीचे आ जाएंगे, यही हो जाएगा मोल अंश। और मोल अंश यहाँ पे मोलों की संख्या लिखनी होती है, वो सभी की ऐसे निकाल सकते हैं हम, भार बट्टे अणुभार। अब यहीं से हमारा इसका फॉर्मूला बनेगा। अब मान लो इन घटकों को हमने माना ये A1 घटक हो जाएगा, ये A2 घटक हो जाएगा, क्योंकि हम इन सभी को लिखेंगे तो हमारा फॉर्मूला बड़ा लिखने में आएगा, इसलिए हम इनको डिनोट कर देते हैं। तो हमने इसे A1 से किया, इसे A2 से, अब 3 घटक है तो A3 लिख दे रहे हैं हम। और अब मान लो कि हमें A1 का मोल अंश निकालना है, जैसे A1 का मोल अंश, ठीक है, बराबर। जब हम A1 का मोल अंश निकाल रहे हैं तो A1 को क्या करेंगे, हम ऊपर रहने देंगे। A1 अपॉन कितने घटक थे, 3 घटक थे, कौन से A1 प्लस A2 प्लस A3, क्योंकि A1 का निकाल रहे हैं तो A1 ऊपर और सारे घटकों के मोल नीचे आएंगे, फिर हमारा ये A1 का मोल अंश निकल आएगा। अब जैसे ही हमें मान लो कि A2 का निकालना होगा, A2 का निकालेंगे तो क्या होगा, A2 ऊपर हो जाएगा और A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे हम A3 का निकालें अगर, तो ये भी ऐसे ही A3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3, तो इनके अलग अलग निकल आएंगे। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, देखो सबसे पहले ये तो फॉर्मूला हो गया, आपको ये बात समझ में आई गई होगी। अगर एक विलेन में मान लो और भी कुछ भी ऐड होता है इसमें, या केवल 2 ही पदार्थ होते हैं इसमें, तो आप कैसे निकालते हैं। अगर 2 घटक हैं A1 और A2, तो A1 का निकालते हैं तो A1 अपॉन A1 प्लस A2, और ऐसे ही A2 का निकालते तो A2 ऊपर हो जाता, नीचे A1 प्लस A2 हो जाता। हम हर जगह आपको ये नियम फॉलो करना है। अब एक चीज़ देखो कि इसके उत्तर की जांच भी हो जाती है। अगर आपने मान लो अरे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो आपने सॉल्व किया, फिर आपको डाउट ये आएगा कि हमारा क्वेश्चन सही हुआ है या नहीं, ठीक है। और आप हमेशा कभी भी कोई क्वेश्चन करें तो आपको उसके उत्तर की जांच करने का तरीका तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके उत्तर की जांच आप कैसे करेंगे कि आपका क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया है वो सही है या गलत है। तो यहाँ क्या होता है कि सभी घटकों के मोल अंश का योग हमेशा 1 होता है। क्या लिखेंगे हम, सभी घटकों के मोल अंश का योग सदैव 1 होता है। अब मान लो कि आपको केवल क्वेश्चन दिया, आपसे पूछा कि A2 का मोल अंश ज्ञात कीजिए। जैसे A2 नहीं बोलेगा, वहाँ पे तो पानी बोलेगा, आपको बस रख लेने हैं कि पानी माना हमने A1 है तो इसका ब्रैकेट में लिख के आपको मान लेना है। तो A2 का है, आपको समझ में आएगा कि पानी का निकलवाया है, ठीक है। तो क्या करना है, पानी का निकल आया आपके पास, अभी 2 घटक और रह गए, घटक कहें या पदार्थ कहें, 2 और रह गए आपके पास। तो इनका आपको क्या करना है, जब उत्तर की जांच करनी है कि ये वाला हमारा सही निकला है या नहीं, तो आपको फटाफट से क्या करना है, ऐसे दोनों के मोल अंश या मोल प्रवाह बोले, इनको अलग से रफ वर्क में निकाल लीजिए, ठीक। और फिर इन तीनों का जो आंसर आएगा, इन तीनों को अगर जोड़ेंगे आप तो वो 1 के बराबर आता है, 1 के बराबर आता है, तो ये आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको खुशी मिलनी चाहिए कि हाँ, आपका जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही है। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको मेरा तरीका, जो कि मैंने खुद से सीखा है। और आप भी पढ़ाई करते समय थोड़ा अपना एक्स्ट्रा माइंड लगाया करिए,
तो उसे आप और ज़्यादा सरल बना सकते हैं। तो अब मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।